दोस्तों हम फिर से एक नए टॉपिक पे वीडियो लेके आ गए हैं। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि बिहार राज्य खाद्य संरक्षण उपभोक्ता विभाग की तरफ से एक नई भर्ती निकल के आ रही है। इसमें आपको अलग अलग पद रखे गए हैं जैसे आकांक्षक का पद हो गया, निम्न वर्गीय लिपिक का पद हो गया। अगर आप भी इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या योग्यता होगी, क्या पात्रता होगी और कब से कब तक अप्लाई होगा, कैसे अप्लाई करना है, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे नोटिस को डाउनलोड कर लिए। नोटिस कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। अगर नोटिस आपको चाहिए तो आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम डाल देंगे, वहाँ से आप ये नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए ये जो नोटिस है आपको बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के द्वारा यहाँ पे जारी किया गया है। इसमें आपको पदनाम का नाम दिया गया है, जैसे किस पद पे बहाली निकाली गई है, किस पद पे यहाँ पे जॉब नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो पद का नाम जो रखा गया है आकेंक्षण पदाधिकारी। इसमें आपको टोटल 10 सीट रखे गए हैं। उसके बाद आकेंक्षक निम्न वर्गीय लिपिक के लिए जो भी अप्लाई करना चाहते हैं उसमें आपको टोटल 90 सीट रखे गए हैं। और आकेंक्षक के जो पद है उसके लिए अगर कोई भी अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे 6 सीट रखे गए हैं। तो इसमें देखिए टोटल जो सीट है आपको 90, 96 और 10, 106 सीटों पे यहाँ पे अभी आपको भर्ती निकल के आ रही है। अगर आप भी इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बारे में सारी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन के माध्यम से बताई गई है। देखिए यहाँ पे संविदा संविदा पर नियोजन की अहंता एवं शर्तें निम्नत होगी। ये जो बहाली है आपको संविदा पर होगी। इसमें आपको जो भी अप्लाई करेंगे और जिसको भी जॉब मिलेगा उस संविदा के आधार पे जॉब मिलेगा। संविदा आधारित यह नियोजन बिल्कुल अस्थायी, औपबंधिक एवं आवश्यकता आधारित होगा। आवश्यकता पड़ने पर यहाँ पे आपको रखा भी जा सकता है और आवश्यकता अगर आपका नहीं होगा तो आपको हटाया भी जा सकता है, जैसे कि संविदा जॉब में होता है। जैसे ही रिक्त के विरुद्ध नियमित नियुक्ति यथा सीधी नियुक्ति, प्रोन्नति के उपरांत पदस्थापन होते ही संविदा पर नियोजन कर्मी पदाधिकारी की सेवा स्वतः समाप्त हो जाएगी। यहाँ पे जैसे जो काम के लिए आपको रखा जाएगा वो काम खत्म हो जाएगा तो आपकी जो यहाँ पे नियोजन है वो समाप्त हो जाएगी। इस तरह से यहाँ पे सारी जानकारी बताई गई है। उसके बाद देखिए विज्ञापन की अंतिम तिथि को आयु 64 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ऐसी नियोजन हेतु अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष होगी। निचयन हेतु पदाधिकारी कर्मियों का सेवा इतिहास स्वच्छ रहना आवश्यक होगा। इसमें देखिए अगर आपकी उम्र 18 से 64 साल के बीच में है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और पहले से पूर्व में आप जॉब में होने चाहिए और आपका जो सिविल है अच्छा होना चाहिए। उसके बाद देखिए अनुबंध के आधार पर नियोजन करते समय सरकार के आरक्षण के नियमों का पालन करना होगा। उसके बाद देखिए चयन समिति आवश्यकता अनुसार काउंसलिंग साक्षात्कार के आधार पर अपनी अनुशंसा देगी। यहाँ पे जो काउंसलिंग होगी उसमें आपको आपके साक्षरता आधार पर जो भी आपका क्वालिफिकेशन होगा उसके आधार पर यहाँ पे आपको चयन किया जाएगा। उसके बाद देखिए नीचे आएंगे तो और भी सारी जानकारी बताई गई है। जैसे उल्लिखित पद पर संविदा अनुबंध के आधार पर नियोजन प्रथम चरण में 1 वर्ष के लिए होगी तथा आवश्यकता अनुसार अवधि विस्तार किया जाएगा। यहाँ पे देखिए जो भी इसके लिए अप्लाई करेंगे इस जॉब के लिए उनको पहले 1 साल के लिए रखा जाएगा, बाद में उनको यहाँ पे जॉब के जो 1 साल का जो यहाँ पे आपको जॉब के लिए रखा जाएगा। बाद में अगर आपका काम अच्छा रहता है तो आपका जॉब की समय सीमा है बढ़ा भी दी जाएगी। इस तरह से यहाँ पे जानकारी बताई जा रही है। उसके बाद कार्यकलाप संतोषप्रद नहीं रहने पर अथवा क्षति गबन पाए जाने पर इन्हें बगैर कोई सूचना के कार्य मुक्त कर दिया जाएगा। अगर आपके कार्य से यहाँ पे खुश नहीं होते हैं तो आपको बगैर सूचना दिए आपको जॉब से हटा दिया जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे आपको सभी चीज़ ध्यान रखना होगा। संविदा अनुबंध के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जाएंगे और न सरकारी सेवकों को अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार माने जाएंगे। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति द्वारा नियोजन के पश्चात सरकारी सेवा में नियमितीकरण का दावा मान्य नहीं होगा। यहाँ पे सब आपको सरकारी ऐसा आपको जैसे कोई भी क्लेम करते हैं कि हमको सरकारी जॉब हो गया तो आपको आपका दावा जो है यहाँ पे मान्य नहीं होगा, क्योंकि ये जो जॉब है आपको संविदा पे जॉब आपको दी जाएगी। नियोक्ता एवं अनुबंध के आधार पर नियोजित किए जाने वाले व्यक्ति के बीच भी प्रपत्र में 1,000 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा किया जाएगा। 1,000 वाला जो स्टाम्प पेपर होता है उस पर आपको यहाँ पे शपथ पत्र देना होगा कि ये जो जॉब है यहाँ पे संविदा पे जॉब
आप कर रहे हैं, संविदा पे बहाली निकाली गई है, इसमें आप दावा कभी भी क्लेम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अनुबंध की अवधि समाप्ति के पूर्व यदि नियोजित व्यक्ति पुनर्नियोजन नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में निर्धारित तिथि को उसका अनुबंध स्वतः समाप्त माना जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे सभी जानकारी को पढ़ लेंगे नोटिस के माध्यम से। उसके बाद देखिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो नीचे आपको देखिए पद का नाम रखे गए हैं। उसके बाद लेवल कितनी सैलरी मिलेगी, तो देखिए अकेंक्षक पदाधिकारी का जो पद है इसमें आपको लेवल 8 की सैलरी मिलेगी। और इसमें देखिए राज्य सरकार केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों से अकेंक्षक पदाधिकारी अथवा समकक्ष पत्र से सेवानिवृत्त पदाधिकारी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप ये योग्यता रखते हैं तो। उसके बाद देखिए इसमें अनुसूचित जाति के लिए 2 सीट रखे गए हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 2 सीट और पिछड़ा वर्ग के लिए 1 सीट, गैर आरक्षित के लिए यहाँ पे 4 सीट, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 सीट 1 सीट रखे गए। टोटल सीट को मिला के 10 सीट आपको यहाँ पे रखे गए हैं। जो भी आकांक्षक के पद पे बहाली के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं, जॉब के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं, उसको यहाँ पे लेवल 5 की सैलरी मिलेगी। और योग्यता की बात करें तो देखिए राज्य सरकार केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों से आकांक्षक अथवा समकक्ष पद से सेवानिवृत्त कर्मी होने चाहिए। अगर आप राज्य सरकार या तो केंद्र सरकार में पहले से कोई भी जॉब कर रहे हैं और कर्मचारी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए इसमें सीट आपको अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से दी गई है। अनुसूचित जाति के लिए 2, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 और पिछड़ा वर्ग के लिए 1, गैर आरक्षित के लिए आपको 2 सीट, टोटल 6 सीट रखे गए हैं। उसके बाद निम्न वर्गीय लिपि के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें लेवल 2 की सैलरी मिलेगी। और केंद्र सरकार या तो राज्य सरकार में पहले से अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सभी कैटेगरी में देखिए अलग अलग सीट दिए गए हैं। अनुसूचित जाति के लिए 17, अनुसूचित जनजाति के लिए 2, अत्यंत पिछड़ा के लिए 18, पिछड़ा वर्ग के लिए 9 और पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए 5 सीट और गैर आरक्षित के लिए 31 और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 8 सीट। टोटल को मिला के यहाँ पे 9 सीट 90 सीट रखे गए हैं। तो इस तरह से यहाँ पे देख लेंगे और सभी जानकारी को समझ लेंगे। यहाँ पे देखिए कोई भी अगर आवेदन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करेंगे। आवेदन करने के लिए यहाँ पे फोटो लगाएंगे, यहाँ पे आवेदित पद का नाम, जिस भी पद पे पहले जॉब कर रहे थे, सॉरी यहाँ पे जिस भी पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पद का नाम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आवेदक का नाम, पिता का नाम, यहाँ पे अंतिम धारित पद। आप यहाँ पे देखिए अगर कोई भी जॉब पहले से कर रहे थे तभी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो जो भी पद पे आप जॉब कर रहे थे यहाँ पे पद का नाम डालेंगे, सेवानिवृत्त की तिथि डालेंगे, कब आपकी सेवा शुरुआत हुई थी, कब जॉब आपका स्टार्ट हुआ था। उसके बाद विज्ञापन की अंतिम तिथि 25/3/2025 को, आयु आपका कितना है यहाँ पे आपको लिखना है, प्रथम नियुक्ति की तिथि आपका क्या है यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद अस्थायी पता, यहाँ पे आपको एड्रेस लिखना है, वर्तमान पता में एड्रेस लिखना है, जो भी आपका एड्रेस है अगर दोनों सेम है तो दोनों में सेम टू सेम आपको लिख देना है। इस तरह से आप यहाँ पे देख लेंगे। उसके बाद सेवानिवृत्त का पद एवं विभाग का नाम एवं पता जहाँ से सेवानिवृत्त हुए हैं, सेवानिवृत्त से संबंधित अभिप्रमाणित साक्ष्य संकलन करें। यहाँ पे अगर सेवानिवृत्त है, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उसका आपको साक्ष्य देना होगा, उसके साथ डॉक्यूमेंट के साथ लगाना होगा। जैसे जन्म तिथि प्रमाण पत्र के साथ यहाँ पे जन्म तिथि के लिए कौन प्रमाण पत्र दे रहे हैं आपको यहाँ पे लगाना है। तो देखिए आधार कार्ड भी दे सकते हैं, यहाँ पे आपका जो भी जन्म तिथि है इसमें आपको मेंशन करना है। इसके बाद शैक्षिक योग्यता जो भी है प्रमाण पत्र के साथ संलग्न करना है। आवेदित पद के अनुरूप योग्यता यहाँ पे जो भी है आप यहाँ पे आपको दे देना है। अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई भी आपराधिक यहाँ पे मुकदमा दर्ज नहीं होने चाहिए। आरक्षण किस कोटि से आते हैं उसका यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र देना होगा। उसके बाद सेवानिवृत्त के अंतिम माह में प्राप्त परिनिवृत्तियाँ एलपीसी पीपीओ की छायाप्रति संलग्न करें। यहाँ पे अगर आप जॉब करते हैं तो आपका यहाँ पे जो आपको यहाँ पे कुछ पैसा काटे जाते हैं सरकारी, जितने जॉब वाले होते हैं उनका पीएफ कटता है, वो पीएफ की जो राशि होती है उस पर पीपीओ नंबर होता है, उसका फोटोकॉपी भी आपको संकलन करना होगा। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर, तिथि, स्थान और यहाँ पे हस्ताक्षर करके यहाँ पे फॉर्म को अपलोड करेंगे। यहाँ पे डॉक्यूमेंट में जाति प्रमाण पत्र हो गया, पीपीओ नंबर हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका जॉब क्रिएशन डेट है, जैसे ज्वाइनिंग पेपर है, ज्वाइनिंग डेट जिस पे लिखा होता है, ज्वाइनिंग पेपर जो मिला होगा वो आपको संकलन करना होगा। यहाँ पे जन्म तिथि के लिए जो भी प्रमाण आपके पास है यहाँ पे आपको देना होगा। उसके बाद आप यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन कर पाएंगे। ये सारे प्रोसेस है आवेदन करने का। जो भी आवेदन करना चाहते हैं आसानी से आवेदन कर पाएंगे ऑफलाइन माध्यम से, कोई भी दिक्कत नहीं है। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलें। ऐसे ही दोस्तों नए नए टॉपिक पे वीडियो बनाते रहते हैं। इस वीडियो से संबंधित कुछ भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको समझ में नहीं आए हो
कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हैं।